Welcome back to my YouTube channel. This is a very important topic for long juvenile delinquency हम पढ़ने लगे हैं. So let's start this topic without wasting any time. So juvenile delinquency क्या होती है? An adolescents who break the laws or engage in behavior that is considered illegal. ये होती है juvenile delinquency. मतलब इसके अंदर जो है वो जो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि इसके अंदर adolescents नौजवान इन्वॉल्व होते हैं. वो क्या करते हैं, वो लॉ को ब्रेक करते हैं और अपने आप को ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व करते हैं जो कि इलीगल. अब आपकी पहली हेडिंग आ गई डेफिनेशन की, दूसरी हेडिंग आप रेंज की लिखेंगे जिसके अंदर ये आएगा कि कुचलने से लेके मर्डर तक की सारी इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें आ जाती है, मतलब लिटरिंग टू मर्डर. ठीक है, आपने ये सारा कुछ लिख दिया. 2 हेडिंग्स मैंने आपको बता दिए. अब हम क्योंकि लॉन्ग है तो हेडिंग वाइज ही मैं इसको अरेंज करके आपको समझाऊंगी. नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं जो कि है रेट ऑफ डेलिक्वेंसी. रेट ऑफ डेलिक्वेंसी या डेलिक्वेंसी रेट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी. अब ये जो है ना आप ये पैराग्राफ देख लें, इतना है. अब मैंने इसको शॉर्ट करके सारा कुछ लिख दिया और इसकी ये हेडिंग्स हैं. इसके मुताबिक अगर आप ये हेडिंग्स याद कर लेंगे तो आपको पैराग्राफ की डिटेलिंग भी याद हो जाएगी. सबसे पहले आप रेट की हेडिंग देंगे, फिर जेंडर की, फिर लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड माइनॉरिटी की, फिर कॉज की देंगे. माइनॉरिटी यहाँ लिख लीजिएगा. अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट और एंटी सोशल बिहेवियर की देंगे. ठीक है, हेडिंग्स आप पैराग्राफ वाइज डिस्कस करते हैं. रेट के अंदर आपने 2 पॉइंट्स लिखते हैं. मैं ये नहीं कह रही आप सारा कुछ याद करें, मैं बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करने के लिए दूँगी. रेट के अंदर आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपको जगह याद होनी चाहिए और रेट याद होना चाहिए और सन याद होना चाहिए. 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है रेट के अंदर और ये चीज़ें मिक्सअप नहीं होनी चाहिए. आपने लर्न बाय हार्ट करना, रट्टा लगाना. डेलिक्वेंसी रेट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो जेवेनाइल होते हैं, जेवेनाइल कोड डेलिक्वेंसी केस लोड्स इन यूनाइटेड स्टेट इंक्रीजेस ड्रामेटिकली फ्रॉम, अब ये सन है, ये याद रखना है, 1960 से लेकर 1996 तक डेलिक्वेंसी के केस लोड्स यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हो गए थे लेकिन स्लाइटली डिक्रीज़ हुए थे 1996 में. ये आपने पहला रेट लिखना है. दूसरा आपने बताना है कि सन 2017 में क्या हुआ. 1818 एंड 900 डेलिक्वेंसीज केस इन विच जेवेनाइल्स वर चार्ज्ड विद वायलेटिंग क्रिमिनल लॉज. अब हमारे पास ये आता है कि जो 2017 है वहाँ पे 1818 और 900 डेलिक्वेंसी केस जो है वो रिपोर्ट हुए थे. उनके अंदर से कितनों को चार्ज हुई थी, बहुत ज़्यादा को चार्ज हुई थी. और चार्ज होने की ये वजह थी कि वो उन्होंने वायलेट किया था क्रिमिनल लॉ को. और आपने लिखना है डाउन फ्रॉम 400,000 इन 2010 एंड बट अप फ्रॉम 400,000 इन 1996. अब आपने ये रिसर्चेस एज इट इज़ याद करनी है. ठीक है, अब हम जेंडर की बात कर लेते हैं. अब अमेरिका के अंदर ये चीज़ बात हो रही है कि यूएस के अंदर जो है वो मेल्स जो है वो ज़्यादा डेलिक्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व है दैन दैट ऑफ फीमेल. लेकिन फ़ीमेल की परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है 19% से लेकर 27% तक. अब 19% आपने सन भी लिखना है. 19% का सन है 1985 और 27% का 2017 है सन. तो इसके अंदर जो है वो फीमेल्स की जो परसेंटेज है डेलिक्वेंसी के रेट के लिहाज से वो इंक्रीज़ हुआ है. सेकेंड हेडिंग भी होगी. अब लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड माइनॉरिटी. अब ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स और लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा डेलिक्वेंसी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन भी कम है और पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अगर उनकी पॉपुलेशन का मुकाबला किया जाए उनके रेट के साथ. ठीक है, और ये यहाँ पे ये लाइन जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की काफ़ी मुश्किल है, तो आपने गौर से सुनिए. आपको ये समझते हैं कि इन्होंने यहाँ मुश्किल करके लिखी हुई है, जान के मुश्किल करके लिखते हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाए, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताऊँगी. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि उन्होंने ये कहा है कि नॉन लैटिनो वाइट्स जो हैं वो भी जो है वो डेलिक्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है यूएस की वो उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनको थोड़ा सा लेज दे देती है, थोड़ा सा एज दे देती है. और जबकि जो लोअर मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और जो माइनॉरिटी वाले होते हैं ग्रुप, उनके साथ जो है वो बुरा सलूक करती है और उनका फ़ैसला भी जल्दी दे देती है. यही उन्होंने यहाँ पे बताया और आप पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. ठीक है, अगर हम आगे देखें तो कॉज ये है इसका कि इन अ रीसेंट स्टडी डेलिक्वेंसी इन एडोलसेंस वाज एसोसिएटेड विद ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड इन एडल्टहुड. अब जो लोग वही जो आपको पता है इलीगल काम करते हैं, जो है जिनके पास पैसे ना हो, ज़्यादा वजह ये होती है, बायोलॉजिकल भी वजह होती है, फैमिली रिलेशन भी, सोशो इकोनॉमिक वजह भी होती है, लेकिन मोस्टली वजह ये होती है कि जो बेरोज़गार होते हैं वो जो है ना वो चोरी या इलीगल काम की तरफ जाते हैं. तो यही आपने एक कॉज बताने चाहिए डेलिक्वेंसी रेट में.
अब आपने कंपैरिजन बताना है अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट अर्ली एंटी सोशल बिहेवियर। अब अर्ली ऑनसेट भी ख़तरनाक होता है और लेट ऑनसेट भी ख़तरनाक होता है एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। एंटी सोशल का मतलब होता है मतलब सोसाइटी से हट जाना, ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी से अलग और आप इलीगल कामों की तरफ मुतवज्जो हो जाए, तो वो एंटी सोशल बिहेवियर के अंदर जाता है। अब इसके मुताबिक, इन रिसर्चेस के मुताबिक जो है ये दोनों ख़तरनाक होते हैं, लेकिन जो अर्ली ऑनसेट है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है और वो ज़्यादा जो है ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है, एसोसिएट होता है, लिंक्ड होता है। ये आपको डेलिक्वेंसी रेट भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, तो अब मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग्स आप जो है ना बस अपने दिमाग में रखें, बाकी कंटेंट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी ये देखें, एक बार इसको ओवरव्यू करें, ये कितना ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हेडिंग्स इन्होंने पता क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक लिखा, फिर यहाँ पे दोबारा बात कर दी, तो वो ना आपको ज़्यादा कंफ्यूज करना था, इसलिए मैंने ना साइड नोट्स बना लिए। सो ये 10 से 12 पॉइंट्स हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। राइटिंग की फिक्र ना करें, मैं आपको जब बताऊँगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सो हम कॉजेज़ देखते हैं, फैमिली फैक्टर्स की बात करेंगे। फैमिली फैक्टर्स में हम 3 सब कैटेगरीज़ की बात करेंगे, जो कि पेरेंटल स्टाइल है, फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है और फैमिली स्ट्रक्चर है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले पेरेंटल स्टाइल के ऊपर जो मैंने वीडियो एक लॉन्ग बनाई है 15 मिनट के करीब, तो वो आपको देखनी पड़ेगी और आप वो देखें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर तो अभी मैं इस वीडियो में भी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब फैमिली फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैमिली फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को, जो बच्चों को, जो जवानों को ख़ास तौर पे इलीगल कामों की तरफ मुतवज्जो करती है। सबसे पहले पेरेंटल स्टाइल, ऐसे पेरेंटल स्टाइल जो अथॉरियन है और निगलेक्टफुल है। अथॉरिटेटिव नहीं है, अथॉरियन है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अथॉरियन वाला क्या होता है, और निगलेक्टफुल भी बता चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सो वो वाले इंडिविजुअल्स जो हैं, वो वाले बच्चे वो ज़्यादा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इलीगल कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप इन दोनों पेरेंटिंग के अंदर क्या हो रहा है सॉरी, लैक ऑफ सुपरविजन हो रही होती है, इनकॉन्सिस्टेंट डिसिप्लिन होता है और ओवरली हार्श डिसिप्लिन होता है। इस तरह के पेरेंटिंग में अथॉरियन और निगलेक्टफुल आप लिख सकते हैं। अब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, हाई लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब्यूज़ और निगलेक्टिंग विद इन द फैमिली कैन लीड टू डेलिक्वेंसी। अब आपको पता है अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट घर में प्रोवाइड ना किया जाए तो वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यही डेलिक्वेंसी, यही बच्चों को इलीगल कामों की तरफ लेके जाता है। सो फैमिली फैक्टर हमारी मेन हेडिंग है। सब हेडिंग हमारे पास पेरेंटल स्टाइल और फैमिली स्ट्रक्चर आ जाता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और फैमिली स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके केयर गिवर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, सो उस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं वो इलीगल कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। सो पहले मैंने आपको पेरेंटल फैक्टर्स बताए, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले पेरेंटल स्टाइल बताया, फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली स्ट्रक्चर बताया कॉज के अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का। अब दूसरी हमारे पास मेन हेडिंग आ जाती है पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर अब मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं जर्नल से स्टार्ट करती हूँ और फिर हाई लेवल पे लेके जाती हूँ। पीयर के अंदर वो चीज़ आ जाती है जो आपके क्लासमेट्स होते हैं या आपसे जो बड़े होते हैं, जो आपके जो साथ रहते हैं, क्लासमेट्स हों चाहे बहनें हों चाहे सिस्टर्स हों, ठीक है, जो आपके साथ रह रहे हों और हम एज भी हो, सो वो पीयर इन्फ्लुएंस के अंदर चले जाता है। पीयर इन्फ्लुएंस के हम पीयर प्रेशर देखेंगे और पीयर रिजेक्शन देखेंगे। अगर हम पीयर प्रेशर को देखें तो हमारे पास आता है बीइंग इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंड्स और पीयर। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, बहुत ही आसान इंग्लिश लिखी हुई है इसके अंदर भी। इस तरह के इंडिविजुअल जिनके दोस्त या जिनके क्लासमेट डेलिक्वेंसी के अंदर, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर, इलीगल कामों के अंदर पहले ही इन्वॉल्व है, उनके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो भी डेलिक्वेंसी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें और डेलिक्वेंट इंडिविजुअल्स बन जाएं। इसलिए पीयर प्रेशर है कि आसपास प्रेशर ज़्यादा है इंडिविजुअल्स का। अब अगर पीयर रिजेक्शन की बात करें, फीलिंग आइसोलेटेड और रिजेक्टेड बाय, अगर इंडिविजुअल्स हैं वो एक सर्टेन इन्वायरमेंट में कॉन्टीन्यूस रिजेक्शन का शिकार हो रहे हैं और आइसोलेटेड रहते हैं, तो वो भी डेलिक्वेंसी की तरफ लेके जाएंगे, इलीगल चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे। तो ये पीयर इन्फ्लुएंस था। अगर हम स्कूल फैक्टर्स की बात करें तो एकेडमिक फेलियर और स्कूल इन्वायरमेंट। एकेडमिक फेलियर, अगर एक बच्चा जो है वो क्लास के अंदर जो है ना वो परफॉर्म नहीं सही तरीके से कर पा रहा, फ्लुएंसी का शिकार होता है, साकित रह रहा है, ठीक है, और ड्रॉपिंग आउट हो रहा है, तो वो इंक्रीज़ करेंगे कि वो डेलिक्वेंसी की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करें। स्कूल इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर स्कूल इन्वायरमेंट में वो कॉन्टीन्यूस बुली हो रहा है, ठीक है,
टीचर्स की सपोर्ट नहीं मिल रही, वायलेंस का शिकार, मार पिटाई हो रही है उसके साथ, तो वो भी डेलिक्वेंसी के अंदर जाएगा वो इंडिविजुअल। अगर हम कम्युनिटी फैक्टर्स को देखें तो नेबरहुड कंडीशंस और गैंग एक्टिविटी। नेबरहुड कंडीशंस में हमारे पास आ जाएगा कि वही पीयर प्रेशर की तरह ये भी सेम वही है कि नेबरहुड कंडीशंस, अगर आपके आसपास के जो नेबर्स हैं वो इलीगल कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, और फॉर एग्जांपल आप जो है वो, या एक जो सब्जेक्ट है वो अनएम्प्लॉयड है और दूसरा वाला इलीगल काम करके, चोरी करके, डकैती करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो आप भी इन्फ्लुएंस होंगे कि यार ये काम तो सही है, एक बार में हमें इतना ज़्यादा कुछ मिल जाता है। सो ये आ जाता है नेबरहुड कंडीशंस की वजह से, और पीयर प्रेशर भी इसी के अंदर आ जाएगा। सो मैंने इन दोनों को इसलिए रिलेट किया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर गैंग एक्टिविटी, आपको पता है कि जो लोग गैंग बनाते हैं वो भी इलीगल कामों के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। गैंग इज़ समथिंग विच इज़ वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू द नेगेटिव ना, आपको नेगेटिव वाइब्स देता है गैंग। सो वो गैंग एक्टिविटीज़ वाले लोग जो है वो डेलिक्वेंसी का शिकार होते हैं। अब लास्ट जो है ना हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स, जिसके अंदर हमारे पास 3 सब हेडिंग्स आती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर जो इंडिविजुअल उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसकी लो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो जो है वो डेलिक्वेंसी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब है कि अगर वो अल्कोहल या ड्रग का इंटेक करे तब भी वो अपने आप को डेलिक्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व करेगा। और तीसरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाता है, अगर वो जेनेटिक जीन्स का कोई डिफेक्ट आ गया या फिर कोई ब्रेन एबनॉर्मेलिटी आ गया, ये बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं, तो उस तरह के इंडिविजुअल्स भी अपने आप को डेलिक्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कॉजेज़। सबसे पहले हमने पढ़ा है फैमिली फैक्टर, जिसके अंदर पेरेंटल स्टाइल, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हमने पीयर इन्फ्लुएंस पढ़ा, जिसके अंदर हमने पीयर प्रेशर, पीयर रिजेक्शन पढ़ा है। फिर हमने देखा है स्कूल के फैक्टर्स या इंस्टीट्यूट के फैक्टर्स, जिसमें हमने एकेडमिक फेलियर पढ़ा, फिर स्कूल इन्वायरमेंट पढ़ा है। फिर हमने कम्युनिटी फैक्टर्स पढ़ा, जिसके अंदर नेबरहुड कंडीशंस और गैंग एक्टिविटी पढ़ा है। फिर हमने इंडिविजुअल फैक्टर, जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड बायोलॉजिकल फैक्टर पढ़ा है। This was all about from my side, and this was actually very important topic and very interesting topic, which was I think so goodly explained. So if you have any query left, so you can ask in the comment section, and अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद माई यूट्यूब चैनल।